शहडोल में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के साथ आज औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में एक बड़े अध्याय का समापन हो गया है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने क्षेत्रीय स्तर पर निवेश और औद्योगिक विकास की उम्मीदें जगाई। कुल 3.75 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और 84,000 रोजगार सृजन की संभावना को सरकार ने अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करने का दावा किया। उज्जैन से लेकर शहडोल तक आयोजित इन सम्मेलनों ने स्थानीय खनिज संसाधनों और वनोपज का उपयोग कर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की नींव रखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि ये 7 कॉन्क्लेव प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाली साबित होंगी। कई सारे उद्योगपतियों ने शहडोल में भी बहुत रुचि बताई। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में 102 इकाइयों को आज 401 एकड़ भूमि आवंटित की है। 3,561 करोड़ से अधिक का निवेश और खास करके 9,561 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार, सब मिलाकर के अगर मैं यहाँ के आज के इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो लगभग 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमारा आज का यहाँ ये बिजनेस हुआ है। शहडोल में आयोजित 7वें रीजनल कॉन्क्लेव ने आदिवासी अंचल में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को बढ़ावा दिया। यहाँ पहुँचे निवेशकों ने कहा कि शहडोल जैसे क्षेत्र में निवेश करना न केवल उद्योगों के लिए लाभदायक है, बल्कि ये स्थानीय समुदायों को भी समृद्ध करेगा। जो सबसे बड़ा ये है कि वो स्पंज आयरन वाले यहाँ पर कोल बेल्ट मिला है उनको, उससे उनका फैक्ट्री खुलेगी लोहे की। हाँ, बढ़ेंगे। बहुत शानदार, जैसा हमारा विभाग चाह रहा था उससे अच्छा कार्यक्रम हमने किया। अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए हैं पूरे प्रदेश से, बाहर से, और हम लोग जैसा चाह रहे थे कि एमपीआईडीसी इन्वेस्टमेंट हमारे जिले में आया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट आने से जब इंडस्ट्री आएगी तो सबसे पहली बात होती है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा जिले का, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एक इंडस्ट्री अच्छी आएगी तो और 4 लोग आने का प्रयास करेंगे। ये सारी उपलब्धियां मिलेंगी हमको और हर सेक्टर में ये होगा। हमारे शहडोल के लिए बहुत अच्छी संभावनाओं को लेकर मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी आए और हम बड़े प्रसन्न चित्त हैं, बड़े प्रफुल्लित हैं कि हमारे इधर भी ऐसा कुछ हो सकता है। इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, बाहर के इन्वेस्टर आएंगे, व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी, सभी का लाभ होगा। हालांकि इन आयोजनों की सफलता पर सवाल भी खड़े हुए। विपक्ष का आरोप है कि निवेश का लाभ केवल कॉर्पोरेट्स तक सीमित रहेगा। सरकार इवेंट से वाहवाही लूटना चाहती है, जबकि स्थानीय आदिवासी और वंचित समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई। पर्यावरणीय क्षति और खनिज संपदा के अंधाधुंध दोहन की आशंका भी गंभीर है। कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करने के मामले में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी आगे निकल गए हैं। जितनी उन्होंने 5 साल में ऑर्गेनाइज करी, इन्होंने 1 ही साल में कर दी। लेकिन हम बार बार इनसे ये पूछ रहे हैं कि कृपा करके ये बताएं कि जो लोग सबमिट में शामिल हुए, किसी ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करी, किसी ने अपनी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करी। अगर किसी ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करी है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करी है और प्रोजेक्ट जो लगाना चाहते हैं उसका प्रारूप अगर सरकार को जमा किया है तो उसको गंभीरता से लेंगे। जब कोई प्रोजेक्ट ही जमा नहीं कर रहा, ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कर रहा, केवल वहां आके एक कागज पे दस्तखत करके चले जा रहे हैं कि हम इतने पैसे का नियोजन करेंगे, और ज्यादातर लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं है जो सबमिट में गए थे। 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने प्रदेश को निवेश और विकास के सपनों से जोड़ा है, लेकिन क्या ये आयोजन केवल आंकड़ों का खेल बनकर रह जाएंगे या जमीन पर बदलाव लाएंगे, ये समय ही बताएगा। फिलहाल फरवरी में होने वाली ग्लोबल समिट प्रदेश को एक नई दिशा देने का वादा करती दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो इस रिपोर्ट के साथ ही बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। नई उम्मीदों, वादों और दावों के साथ मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आयोजित 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सिलसिला आज आधिकारिक रूप से संपन्न हो चुका है।
ये अनूठा प्रयास था प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में निवेश लाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने का। और अब फरवरी 2025 में फाइनल ग्लोबल समिट की तैयारी है। इन 7 कॉन्क्लेव से प्रदेश ने क्या पाया, क्या खोया और क्या संभावनाएं उजागर हुई, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है जो हमसे चर्चा करेंगे रीजनल कॉन्क्लेव निवेश के नए अध्याय विषय पर। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी जुड़े हैं। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी इस डिबेट का अहम हिस्सा है। समर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक अर्थशास्त्री लोकेश भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी, अब कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि निश्चित तौर पर इतनी सारी जो कॉन्क्लेव्स हुई हैं, सरकार के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं क्योंकि दावे बहुत थे इन कॉन्क्लेव्स को लेकर। और अब जब समापन इसका हो रहा है तो क्या ये माने जाए कि तमाम दावे जो हैं धरातल पर भी वो सच साबित होंगे? क्योंकि विपक्ष की भी अपनी चिंताएं हैं कि अगर इतना निवेश आया है तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट्स सामने आई है क्या, तब माना जाएगा कि कॉन्क्लेव कितनी सफल हुई। शिवम जी। शिवम जी, आप सुन पा रहे मुझे? शिवम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए इनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। समर जी का रुख कर लेते हैं। समर जी, आपने भी देखा कि किस तरह से मंच पर भी दावे काफी किए जाते हैं और जब कॉन्क्लेव्स होती हैं उसके बाद एक आंकड़ा भी जारी किया जाता है। लेकिन पिछले 1 साल की बात करें, उज्जैन से जब इसकी शुरुआत हुई थी और अब शहडोल में इसका समापन हो रहा है, क्या मानते हैं कि बहुत अच्छा निवेश मध्य प्रदेश में इन कॉन्क्लेव्स के जरिए, इन समिट्स के जरिए आया है और इसका लाभ प्रदेश की जनता को, यहाँ के युवाओं को मिलेगा? जी, सबसे पहले तो प्रमुख बात आज की यह है कि जो इन्वेस्टर मीट हुए हैं जी और जो इन्वेस्टर कॉन्क्लेव जो हुए हैं, या तो वो शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में हुए हो या मोहन जी के कार्यकाल में हुए हो, लेकिन आज तक जो है धरातल पे क्या आया है ये बताने की हिम्मत जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर है ही नहीं जी। 7-8 जो है कॉन्क्लेव शिवराज सिंह जी करके चले गए। 1 साल हो चुका है पहला जब इन्वेस्टर मीट हुआ था। मैं तो मोहन यादव जी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो अपने पहला इन्वेस्टर सबमिट किया था, जो इन्वेस्टर कॉन्क्लेव किया था, रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव, उसके अंदर आपने जो पहले कॉन्क्लेव के अंदर लोगों के एमओयू हुए थे उसके अंदर से कितना जो निवेश है धरातल पर आया है जी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने 20 साल का निवेश का रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए जिसके अंदर वो ये बताए श्वेत पत्र के माध्यम से कि हमने इतनी इन्वेस्टर मीट, इतने रीजनल कॉन्क्लेव किए हैं और उसके माध्यम से इतने रोजगार आए हैं, उसके माध्यम से इतनी इकाइयां खुली है और उसके माध्यम से जो है मध्य प्रदेश की जीडीपी में ये कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। लेकिन अगर आप वाकई में देखने चाहेंगे तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इन्वेस्टर कॉन्क्लेव और इन्वेस्टर मीट को एक दुकान खोल ली है घूमने फिरने की और आयोजन करने की। लेकिन आप जब धरातल पे जाएंगे तो जहां पर इंडस्ट्रीज खोलने की ये बात कर रहे हैं वहां पर तो ना रोड है, ना बिजली है, पानी है जी। रात को लोग डरते हैं उस इलाके में जाने से। वहां पर ना तो अगर कोई इकाई खुलती है तो वहां पर ना तो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि अगर कल से कोई दुर्घटना अगर उस इंडस्ट्री में हो जाती है तो उसको जो इन्वेस्टर माफ कीजिए जो इंडस्ट्री का वर्कर है उसको कहाँ पे लेके जाया जाएगा। सही बात तो यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ने कहा था कि 20,000 करोड़ का जो निवेश आएगा, लेकिन 150 करोड़ का जो है निवेश आया जो कि मात्र 1.5 से 3% के आसपास है। आप स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको कम से कम 100 में से 33% मार्क्स लेके आने पड़ते हैं पास होने के लिए। लेकिन आज यहाँ पर समस्या यह है कि 3% के ऊपर भारतीय जनता पार्टी रुक चुकी है जी। पीथमपुर के अंदर 2200 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, 220 के आसपास जो फैक्ट्रियां बची हैं। रियो टिंटो जैसी कंपनी है मध्य प्रदेश में आती है, अपना ऑपरेशन चालू करने से पहले ही अपना बोरिया पिस्ता समेट के चले जाती है। लाल फीताशाही जो है मध्य प्रदेश के अंदर वो हावी है जी। और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है। इन्वेस्टर मीट के नाम पर इन्होंने इतने 20 साल के अंदर सिर्फ 2 लाख लोगों को रोजगार दे पाई है इन इन्वेस्टर मीट के माध्यम से, और खर्चा जो हो रहा है करोड़ों का हो रहा है। कहीं ना कहीं खर्चे की भी बात लगातार सामने आती है शिवम जी कि इतना निवेश क्या वाकई इन कॉन्क्लेव से आता है जितना कि इनके आयोजन में खर्चा हो जाता है। धरातल पर कोई चीजें नहीं है, विपक्ष का कहना है। विपक्ष ने यह भी कहा है कि आंकड़े जो जारी किए जाते हैं वो धरातल पर जब जाएंगे तो जहां पर उद्योग लगाने की बात की जाती है वहां ना सड़क की व्यवस्था है, ना पानी है, ना बिजली है, तो कैसे उद्योग स्थापित होंगे? देखिए, विपक्ष के इस प्रकार के आरोप जमीन पर पूरी तरीके से धराशायी होते हैं। जिस मध्य प्रदेश में 7500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था
आज 60,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। जिस मध्य प्रदेश में 5,000 हेक्टेयर कृषि का रकबा था, आज 56 लाख हेक्टेयर का कृषि का रकबा है। तो ये चीजें लगातार दिखती हैं। और मध्य प्रदेश में माइनस में हमारी औद्योगिक विकास दर थी, हमारी सरकार उसको तकरीबन 18% के आसपास लेके गई है। मुख्यमंत्री जी के यह जो प्रयास जमीन पर है, स्थानीय स्तर पर जाकर के इन्वेस्टर मीट, इन्वेस्टर कॉन्क्लेव, रीजनल इन्वेस्टर मीट, ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव, यह तमाम चीजें आने वाले वक्त में देश को बहुत आगे ले जाएंगी और उसमें मध्य प्रदेश का एक अतुलनीय योगदान रहने वाला है। तो स्वाभाविक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास लगातार जमीन पर चरितार्थ हो रहे। हमारी पुरानी सरकार ने मध्य प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि उद्योग लगाए जा सके, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, उन चीजों से ऊपर निकाल करके उस स्थिति में हमारी पूर्ववर्ती सरकार प्रदेश को लेकर के आई, जहां से हम आगे उद्योग, व्यवसाय और आगे के बारे में सोच सकते हैं। नवाचार के दृष्टिकोण के साथ भी लगातार सरकार प्रयास कर रही है और बहुत हद तक इन चीजों में हमारी सरकार ने व्यापक और विस्तृत सफलता को हासिल किया है। चलिए लोकेश जी का रुख कर लेते हैं। लोकेश जी, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि विपक्ष के जो आरोप है वो निराधार है, लेकिन आपने चूंकि पिछली सरकार में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे उनका भी कार्यकाल देखा और इस सरकार में जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने उनकी भी समिट्स आपने देखी हैं, तो क्या डिफरेंस आपको इन दोनों के कार्यकाल के समिट्स में लगता है? क्योंकि पहले से ही कॉन्क्लेव्स लगातार मध्य प्रदेश में होती आई हैं और साल भर में कई समिट्स हमने देखी हैं, तो क्या आप मानते हैं कि वाकई प्रदेश को इनका लाभ मिला है या मिल रहा है? निश्चित रूप से कोई भी कॉन्क्लेव हो, जी, चाहे वो आप रीजनल कॉन्क्लेव की बात करें या फिर आप कॉन्क्लेव एज ए होल बात करें, जी, तो हमें फायदा तो मिलता ही है उसका। वो तो एक उस तरह से बात है कि अगर बारिश हुई है, जी, तो बूंदाबांदी से हल्के फुल्के फायदे तो मिलेंगे, जी। लेकिन जैसा कि समर जी ने यहाँ पे कहा कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास में हुई उसका डेटा कहाँ है, जी, क्योंकि एक अर्थशास्त्री के रूप में मुझे भी कई बार मध्य प्रदेश पे काम करना होता है और यकीन मानिए मुझे कि मैं जब भी काम करता हूँ सबसे ज्यादा समस्या मुझे आती है डेटा की, जी, कि अगर मुझे इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का रिसर्च करना है कि क्या इसका स्वॉट निकल के आया है ना, अगर इंडस्ट्री को कर रहा हूँ इसकी क्या बेस्ट है, जी, तो मेरे पास में डेटा ही नहीं है ना। दूसरी बात कि दोनों में क्या अंतर है, मुझे तो कोई खास अंतर इसमें दिखाई नहीं देता है ना। मैं दोनों रूप से बात कर रहा हूँ, एक आम जनता के रूप में बात कर रहा हूँ और मैं एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में बात कर रहा हूँ। कारण कि आपने उज्जैन से स्टार्ट किया और आप शहडोल तक आए, ठीक है, और आप कह रहे हैं हमारे पास जो निवेश आए हैं, तो शादी जो है वो कब सक्सेसफुल मानी जाती है, शादी हो जाने से सक्सेसफुल नहीं हो जाती शादी, है ना। तो दोनों का सामंजस्य कैसे चल रहा है, ठीक है, हम किसकी चीजें जो हैं वो आगे लेके चल रहे हैं, है ना। तो शादी में भी ऐसा होता है। अब यहाँ पे व्यापार क्या है, व्यापार एक तरीके का आप कह सकते हो संबंध है। अब संबंध एक रूप से तो बना ही सकते आप, आपने सभी दरवाजे खोल दिए निवेशकों के लिए, निवेशक जाने को तैयार है कि नहीं? अब आप कहेंगे बिल्कुल तैयार है जाने के लिए, लेकिन सिर्फ पैसा इन्वेस्टमेंट कर देने से निवेश नहीं कहलाता है ना। वहां पर क्या एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे वहां पर क्या स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, है ना। अगर मैं वहां पर जा रहा हूं तो मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, क्या शैक्षणिक संस्थान है वहां पर, है ना। उसके अलावा क्या एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आने वाले समय के लिए जो हम कह सकते हैं जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, क्या वो एडुकेट है? तो ओवरऑल अगर आप इसको देखोगे समझोगे तो मेरा ये मानना है कि हमें इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। देखिए शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में हम लोगों ने देख लिया कोई ऐसा खास रिजल्ट तो निकल के आया नहीं, है ना। मैं तो अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो दो बड़ी सिटीज है हमारे यहाँ पे, भोपाल इंदौर, है ना। मैं खुद इंदौर से हूँ और अभी वर्तमान में भोपाल में कार्यरत हूँ, लेकिन इंदौर भोपाल में आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं दिखेगी। तो जब दो सिटीज के बीच में, बड़ी सिटीज के बीच में इंडस्ट्रीज नहीं है, इवन आपको उज्जैन के भी आसपास कोई बहुत मेजर इंडस्ट्रीज नहीं दिख रही हैं। वो तो हम उज्जैन को इसलिए फोकस करने लगे हैं क्योंकि डॉक्टर मोहन वहां पर अब सीएम आते हैं, तो हम हर जगह जो है उज्जैन को ले रहे हैं। जैसे मैंने भी अपनी इस वार्ता में कहा कि मेरा सिंपल सा उद्देश्य ये रहा है हमेशा मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश के उन चुनिंदा क्षेत्रों को आप चुने जहां पे संसाधनों की उपलब्धता है। आप ये मत देखिए कि वो बड़े सिटी हैं, छोटे सिटी हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को बुलाने के पहले जो जरूरत की चीजें होती हैं, है ना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है वहां का पानी, वहां का सॉइल, है ना, वहां पे शैक्षणिक संस्थान है या नहीं है, रोड्स हैं कि नहीं, है ना, नॉर्मल जो फैसिलिटीज हैं, अगर ये अवेलेबल हैं तो यकीन मानिए जो इन्वेस्टर्स है वो आएगा भी और रोकेगा भी,
हमारे इंदौर में क्यों आते हैं लोग? क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पर एडुकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए, मैंने जंगल से शहर बनते देखा अपने शहर को, ठीक है, शुरू से नहीं थी वहां पर, लेकिन सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, है ना, उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी करवाई गई, वहां पर एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। आप देखिए, देश में एकमात्र इंदौर ऐसी सिटी है जहां पे इन्फोसिस और आप देखेंगे एक ही जगह पे है। ये पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे है, मतलब पहले चौराहे पे आपको टीसीएस मिल जाएगा, तो आगे आप चले आएंगे तो इन्फोसिस हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है ना? छोटा बांगड़दा बड़ा बांगड़दा जो है वो कभी गांव हुआ करते थे, लेकिन आज देखिए कितना सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम लोगों ने वहां पर क्रिएट किया। इस वजह से इन्वेस्टर्स आके वहां पर रुके। तो चाहे वो शहडोल हो, चाहे वो आपके उज्जैन हो या अन्य स्थान हो, अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टर्स आपके वहां पर आए, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि ये जो सुविधाएं हैं आपको उपलब्ध करवानी चाहिए। और सुविधाएं उपलब्ध हो भी रही है, जैसे कि सत्ता पक्ष का कहना है समर जी, लेकिन ये जो सुविधाएं हैं, क्या आपको लगता है कि जितने भी निवेश के प्रस्ताव आते हैं कन्वर्जन में वो कंप्लीट हो पाते हैं? कन्वर्जन रेट तो इनका मैंने आपको बताया कि 1.5 से 3% के आसपास चल रहा है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, इन्हीं के दिया हुआ डाटा, इन्हीं की सरकार ने निकाला है कि 1.5 लाख करोड़ का निवेश आया है, 1,05.2 करोड़ टू बी प्रिसाइज। तो इतना ही इनका निवेश आया है। लेकिन इन्होंने बात करी थी 20,000 करोड़ रुपए की। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है निवेश में। और अभी अगर पिछले साल का ही मैं अगर मेरे भाई शिवम से पूछ लूंगा कि शिवम जी आप बताएं कि पिछले साल जो एमओयू साइन हुए थे उज्जैन के अंदर, उसमें कितनी इंडस्ट्रियां लग गई हैं और कितने लोगों को जो है वहां पर रोजगार मिल गया है। तो वो जो है कंप्यूटर के माध्यम से, क्लिक के माध्यम से इन्होंने उसका वर्चुअल भूमि पूजन कर दिया। लेकिन आप वास्तविकता में जाएंगे ना वहां पर, तो बड़े बड़े गड्ढे और गड्ढों में पानी ही पानी है। इस प्रकार की स्थिति जहां पर ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री आने वाली है, 1 साल के अंदर 0 विकास है। तो आप देखिए मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश के अंदर मेट्रो जो है 2018-19 के अंदर चालू हुआ प्रोजेक्ट, जो कि 22-23 के अंदर कंप्लीट होना था, आज 25 के अंदर भी आधा अधूरा ही है जी। तो भारतीय जनता पार्टी ये जो दुहाई देती है रोडों की, आप भी श्रीमान जो है रोडों से ही आए होंगे भोपाल में अपने जो स्टूडियो तक, तो वहां पर आपने रोडों की स्थिति देखी और यही जो स्थिति है कमोवेश पूरे मध्य प्रदेश के अंदर है। रोड जो है उसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं, हर जगह रोड खुदी है, भले वो इंदौर हो, वो उज्जैन हो, भोपाल के अंदर मेन रोड, हाईवे, सब जगह जो है खुदाई कर रखी है। तो इस जमीन का खेल कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। इन जमीनों को औने पौने दामों पर जो है आप देखेंगे आने वाले समय में उद्योगपतियों को अलॉट कर दिया जाएगा, फिर उद्योगपति जो है उनको अपने मित्रों को आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे। अभी हमने एक अखबार में पढ़ा था कि बंबई में जो है नवी मुंबई के अंदर उन्होंने एक जो जमीन है 90 रुपए स्क्वायर फीट में दे दी। 90 रुपए स्क्वायर फीट पूरे भारत में जमीन मिल नहीं रही, लेकिन किसको मिलती है? उद्योगपतियों को मिलती है। और फिर क्या होता है, वही जमीन फिर कन्वर्ट हो जाएगी उद्योगों से, फिर जो शैक्षणिक में चले जाएगी, शैक्षणिक में जो है प्राइवेट में चले जाएगी। उसके बाद इस प्रकार का खेल जो है मध्य प्रदेश की सरकार खेल रही है। और ये जो खेल है ये मध्य प्रदेश के जो खनिज संसाधनों का जो दोहन गलत तरीके से होने वाला है, ये उसकी तरफ संकेत करता है। आप बताइए कि पिछले 1 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शायद इजराइल से और कहीं और विदेश से भी निवेश आने वाला था। बताइए ना, कहाँ है वो इजरायली लोग जो निवेश करने वाले थे? बताइए उज्जैन के अंदर कौन सी इंडस्ट्री लगा दी? कुल मिला के जवाब दीजिए। निवेश के दावे और वादे तो बहुत थे, लेकिन निवेश कहाँ है मध्य प्रदेश में? सार्थक जो है असर नहीं निकल पा रहा है। जी ठीक है, जवाब लेते हैं। शिवम जी जवाब दीजिए। शिवम जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ। शिवम जी, विपक्ष कह रहा है कि दावे बहुत थे कि विदेशों से भी निवेश आएगा मध्य प्रदेश में, खुशहाली होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन फिर निवेश आया क्यों नहीं और कन्वर्जन रेट भी बहुत कम है? देखिए, निवेश की यह पूरी प्रक्रिया शुरू करी हुई है, अभी 6 महीने का वक्त हुआ है, कई सारे एमओयू साइन हुए हैं। अरे 20 साल से हमारी सरकार को तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लग गया। पीथमपुर हमने डेवलप किया, मंडीदीप हमने डेवलप किया, सीधी सिंगरौली के क्षेत्र में आप देखिए पूरी एक इंडस्ट्रियल बेल्ट हमने बना करके उसको स्थापित किया। तो ठीक है समर जी, आऊंगा फिर आपका रुक करूंगा मैं। लगातार एक इन्वेस्टर फ्रेंडली वातावरण अगर किसी आपकी सरकार में तो निगेटिव में औद्योगिक विकास दर थी, आप -3% अरे तो नहीं हुआ। ठीक है, आऊंगा समर जी, आपका फिर से रुक करूंगा। आपने क्या कर दिया? मध्य प्रदेश में 5000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। 5000 किलोमीटर में कौन सा उद्योगपति आकर के निवेश कर देता? बिना सड़कों के आऊंगा समर जी, आपका फिर से रुक करूंगा निश्चित। बिना सड़कों के कौन सा उद्योगपति मध्य प्रदेश में आकर के निवेश कर देगा? बिना बिजली की व्यवस्था के कौन सा उद्योगपति मध्य प्रदेश में आके निवेश कर देगा? आपकी सरकार में इतना ज्यादा किसानों को भी नहीं मिल रही है।
अरे अब आपके सर्टिफिकेशन की हमें आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के किसानों ने चुनाव, अरे आपके कांग्रेस के नेता तो कभी किसान नेता बन के बैठ जाएंगे, कभी किसान बन जाएंगे, आपके पास कांग्रेस का सर्टिफिकेशन जी। चलिए ठीक है, आऊंगा समर जी आपके पास। लोकेश जी से पहले इस पर कमेंट ले लेते हैं। लोकेश जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के लगातार बातें सामने आ रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो निवेश कैसे आएगा, क्योंकि हम सिर्फ नीतियों की बात करते हैं लेकिन नीतियों को भी आसान बनाना होगा। लेकिन आप जमीन पर क्या देखते हैं, क्या वाकई आज हमारा जो मध्य प्रदेश है इन्वेस्टर फ्रेंडली है, निवेशक आते तो हैं लेकिन क्या निवेश के लिए तैयार हो, ऐसी परिस्थितियां यहां पर सरकार विकसित कर पाई है या फिर अभी भी कोई गैप है जिसे फिल करने की आवश्यकता आप देखते हैं? अमित जी, निश्चित रूप से देखिए, मध्य प्रदेश एक स्थलरुद्र प्रदेश है, मतलब लैंडलॉक्ड है। और आप देखेंगे भारत की अगर टोपोग्राफी, तो सबसे बेस्ट प्लेस जो है मैं मध्य प्रदेश को मानता हूँ निवेश के लिए। ये आपके पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया कि क्या मध्य प्रदेश में निवेश होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, एज ए इन्वेस्टर्स तो होना चाहिए। दूसरा, मैं आपसे फिर कहूंगा कि मध्य प्रदेश की जो टोपोग्राफी है ना, उसमें मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें इंडस्ट्रीज के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो उत्तर पूर्वी वाला भाग है ना, जिसमें हमारा सीधी सिंगरौली आ गया, सतना रीवा या रीवा पन्ना का जो बेल्ट आ गया, नीचे अगर हम लोग देखें तो दक्षिण पूर्वी भाग, और इधर हम लोग देखें तो दक्षिण पश्चिमी वाले भाग, ये मुख्य रूप से निवेश के लिए बहुत अच्छे क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि जो संसाधन की उपलब्धता है, खासतौर पे जो मिट्टी है यहाँ की, और उससे बड़ी चीज जो पानी है, जो रिवर्स है, रिवर्स की अवेलेबिलिटी है, वो बहुत अच्छी है। तो इन क्षेत्रों पे फोकस करके हम लोगों को क्या करना चाहिए, निवेशकों को बुलाना चाहिए। फिर से मैं आपको वापस से जोड़ूंगा अमित जी इसके अंदर कि क्या हमारे पास में पर्याप्त संसाधन है। संसाधन हमेशा होते हैं, हर राज्य के पास संसाधन है, लेकिन हमेशा उसे बेहतर बनाने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं तो मैं क्यों आऊंगा कि सरकार मुझे सिक्योरिटी दे। सरकार मुझे सिक्योरिटी दे रही है, मेरे पास में वहां पर संसाधन होना चाहिए। संसाधन है लेकिन वो एडुकेट रिसोर्सेस नहीं है, मतलब जो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए वो नहीं है। तो सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। और मैं फिर कहूंगा कि डेटा हमारे पास में आप दें, हम जैसे लोगों को, मतलब मेरे जैसे लोगों को आप डेटा उपलब्ध करवाएं कि भैया पिछले साल हम लोगों ने इतने इन्वेस्टर्स को बुलाया था, उसमें से ये इन्वेस्टर्स आए, उससे इतना निवेश हुआ, इस निवेश से इतना रोजगार सृजित हुआ, और इस रोजगार को हम लोगों ने आगे फॉरवर्ड किया। अभी वर्तमान में अमित जी, मैं बहुत साफ रूप से बात बता रहा हूं, इतना अच्छा डेटा अवेलेबल नहीं है। बाकी राज्यों का बहुत इजीली डेटा अवेलेबल हो जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार की इन्वेस्टर समिट्स हो, कॉन्क्लेव्स हो, ना कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता हमारे पास में। मैंने शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में भी काम किया हुआ है, वहां पर भी सेम समस्या आती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं लास्ट ईयर जो है दिल्ली में था, वहां पे एक इंस्टीट्यूट है NIPFP, तो बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट है वहां पर राधिका पांडे जी, राधिका पांडे मैम, तो उनके ये खुद शब्द हैं, और उन्होंने कई बार न्यूज चैनल पे ये शेयर किया है कि सबसे ज्यादा समस्या में मध्य प्रदेश का डेटा कलेक्ट करने में आती है। पहला, डेटा अवेलेबल नहीं है, और दूसरा है तो वो हिंदी में है, तो दिल्ली वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हमें कंक्लूजन में करूंगा इसके अंदर, हमें जो निश्चित रूप से निवेशक हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए जो एडुकेट फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करें, और हम चिन्हित करें क्षेत्रों को। सिर्फ इसलिए नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो उज्जैन से आते तो हम उज्जैन को फोकस करेंगे, है ना, या अगर बड़े जो नेता हैं वो इंदौर में रहते हैं या भोपाल में रहते हैं तो क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आपने बताया, अभी समर जी बता रहे थे कि मेट्रो का, अब बताइए, आप सोच के देखिए हम किस दुनिया में जीते हैं। लंदन में मेट्रो आया था 1800 में, हम 2024 में हैं, 2025 में माफ कीजिएगा, और अभी भी हमारे पास मेट्रो नहीं। बट हम सपना किसका देख रहे हैं? मेट्रो का देख रहे हैं। आप छोड़िए ना मेट्रो को, आप मुख्य रूप से जो हमारी आवश्यकता है उस पर काम कीजिए, है ना। आपको मेट्रो चाहिए, यहाँ पर रोजगार नहीं व्यक्ति के पास में, ठीक है। आपको संसाधन की उपलब्धता चाहिए, लेकिन लोगों के पास में रोटी कपड़े मकान, तो कहीं ना कहीं जो बेसिक एमिनिटीज है, बेसिक नेसेसिटीज है, इस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल समिट्स का समापन तो हो गया है और अब नजरें होंगी आने वाले समय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, और देखना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता को धरातल पर इन समिट्स का कितना लाभ मिलता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।